हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल होने वाला। आज मैं आपके साथ ऐसी एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो शो करता है कि अगर हमारे अंदर कंसिस्टेंसी है, फ्यूचर विज़न है, तो अपने हम गोल को अचीव कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब फार्मा के अंदर ये कहावत थी कि यहाँ फार्मा की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं वही इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को लीड करती हैं। और इस फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ना यही 50 कंपनियाँ जो चाहे सो करती हैं। लेकिन एक पर्सनालिटी ऐसा जिसने इन टॉप 50 कंपनियों के अंदर तो टॉप 50 के अंदर एंट्री तो मारा ही, प्लस फार्मा इंडस्ट्री को भी हिला के रख दिया। ठीक है, सनसनीखेज जिसमें ये कंपनी आई हुई थी, सनसनीखेज थी अपने आप में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एरिस फार्मा की, और एरिस फार्मा के जो फाउंडर हैं अमित बख्शी, उनको सलाम है जिस तरीके से उन्होंने एरिस फार्मा को यहाँ पे लॉन्च किया। ठीक है, थोड़ी सी उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। एरिस फार्मा के फाउंडर मिस्टर अमित बख्शी, इन्होंने एक्चुअली अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए मेडिकल रैप। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मेडिकल रैप कोई स्कोप नहीं है। डियर, अगर आपके अंदर चाह है ना और कंसिस्टेंसी है और फ्यूचर विजन है तो आपको कोई आगे बढ़ने के साथ ना रोक नहीं सकता। मिस्टर अमित बख्शी स्टार्ट किया अपना कैरियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने टोरन फार्मा के साथ में काम किया है, एली लिली के साथ में काम किया है। उसके बाद इन्होंने इंटास फार्मा में काम किया। इंटास में एज ए डिविजनल हेड जब ये वर्क कर रहे थे, कंपनी के साथ कुछ ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ गई। ठीक है, कंपनी के साथ थोड़ी ट्यूनिंग बिगड़ गई, और फार्मा के अंदर ये कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे बिगड़ना। लेकिन अपना होल्ड और पर्टिकुलर एक स्पेशलिटी के ऊपर फोकस बना के रखना, वर्क करना। या फिर मैं सिंपली यूँ बोलूँ कि 50 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, एक जगह गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ। वही चीज़ हुआ। मिस्टर अमित बख्शी ने क्या किया कि अपनी एक स्पेशलिटी के ऊपर कंसिस्टेंसी बना के रखी, कंटिन्यूअस उन्होंने वर्क करके रखा, जिसकी वजह से उन्होंने 2007 जैन 2007 के अंदर एरिस फार्मा लॉन्च किया विथ क्रोनिक सेगमेंट। क्रोनिक सेगमेंट मीन्स कार्डियक डायबिटिक डिवीजन। फार्मा के अंदर ना हर साल, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते बहुत सारी कंपनियां लॉन्च होती हैं। बट अगर आप फार्मा के अंदर क्रोनिक सेगमेंट के अंदर कोई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं ना, इसका मतलब सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड। क्योंकि क्रोनिक सेगमेंट के अंदर कस्टमर कभी भी, कस्टमर हमारा कौन से डॉक्टर कभी भी न्यू कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कंपनी सक्सेसफुल नहीं कर। न्यू कंपनी छोड़ दिए, मैं आपको बता दूं बहुत सी जो इस्टेब्लिश कंपनी है वो भी क्रोनिक सेगमेंट के अंदर, स्पेशली कार्डियो डायबिटीज, न्यूरोसाइकेट्री, इस डिवीजन के अंदर आके हिट नहीं हो पाती। कंपनियां आती हैं, दवा बनाती हैं, और कई बार तो बहाना भी पड़ जाता है पानी के अंदर दवाओं को। ये हाल है क्रोनिक सेगमेंट के अंदर। मतलब कार्डियो डायबिटीज के अंदर अपने डिवीजन को हिट करना, चलाना अपने आप में सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। लेकिन अमित बख्शी ने ऐसा नहीं किया। अमित बख्शी ने तो क्रोनिक सेगमेंट के साथ ही कैरियर ही स्टार्ट किया अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी की। 2007 में जब एरिस लॉन्च हुई तो वो कार्डियक डिवीजन के साथ में लॉन्च हुई। क्यों? क्योंकि उनको इंटास में और अर्लियर कंपनीज के अंदर उसका एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बाकायदे यूज किया। एरिस फार्मा जब लॉन्च होके आई थी ना, उनको मालूम था, अमित बख्शी को जब लॉन्च किया था उन्होंने तब से लेकर 10 इयर्स का प्लान उनके पास में था, 10 इयर्स का विजन उनके पास में था। इसीलिए बोलते हैं ना, विजनरी आदमी जो होता है वो बहुत आगे तक जाता है। विजन था, उनको मालूम था मुझे आगे क्या करने वाला है। एक एक स्टेप इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया था जो एरिस फार्मा के फाउंडेशन को ना बहुत स्ट्रांग बना सकते थे। ठीक है, स्ट्रांग बनाने वाले फाउंडेशन को ऐसे ऐसे स्टेप्स उन्होंने लिए। एरिस फार्मा जब शुरुआत में लॉन्च हुई ना, अपने कस्टमर के ऊपर इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, बूम सा आ गया मार्केट में। क्योंकि 2011-12 के अंदर मैं भी एबॉट कार्डियक डिवीजन के अंदर में काम कर रहा था। उस समय की बात है, अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई किसी भी टॉप कंसल्टेंट का नाम ले लो, आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट का नाम ले लो, किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट का नाम ले लो, कोई ऐसा डॉक्टर था ही नहीं जो एरिस का मेडिसिन ना प्रिस्क्राइब करता हो। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि एक चलन सा था थोड़ा सा फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा था, लेकिन एरिस ने ना आके बूम मचा दिया बिल्कुल से। ठीक है, आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट, कोई टेंशन नहीं, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। और फॉरेन ट्रिप और दुनिया भर के कॉन्फ्रेंस से जितनी सारी चीजें, एक्टिविटीज हो सकती, जो भी पॉसिबल उस टाइम की एक्टिविटीज थी, वो सब किया।
जैसे अभी जियो ने देखा ना, आपने फ्री में देखा कैसे कस्टमर को एक्वायर किया, रेड ओसिन से ब्लू ओसिन में जाके अपने आप को सेपरेट मोनोपोली क्रिएट कर दिया। सेम फार्मूला अपनाया था एरिस फार्मा ने जब कंपनी लॉन्च हुई थी। 5 साल तक ना एरिस फार्मा ने इतना जबरदस्त मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था कि रेड ओसिन से ब्लू ओसिन में जाके पूरी मोनोपोली क्रिएट कर दिया। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, ठीक है कर दो, ये कंडीशन थी। इसका फायदा ऐसा नहीं कि अमित बख्शी को ये बात पता नहीं थी कि मैं निगेटिव में जा सकता हूं, कंपनी लॉस में आ सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन आपके पास अगर विजन क्लियर है ना, आपकी प्लानिंग सही है, तो आप इससे बाहर आ सकते हो। और क्योंकि आपके पास स्टेप से आगे मालूम है क्या करने वाले हो। इसका उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अमित बख्शी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। His first job was a very modest one. My first job was at Eureka Forbes. The job was to sell water purifiers. My mother wanted me to be a medical representative, wearing a tie. So I went into pharmaceutical selling. Talking to people, seeing diseases, you start feeling within yourself that you, as an entrepreneur, can make a much bigger impact. I just ran behind people to get some money. So we started with around 23-24 people without actually any virtual office. We talked about the inefficiencies of everyday life. If every diabetic would have taken all his medicine every day, there would have been a 30% drop in complication rates. You need to have innovative kind of solutions where people stick on to their medicines. A lot of products have been there with huge merits but were not being used. We did reinvention. We bought chlorthalidone pack. We've got vitamin D. We educate, have sessions in doctors' meeting. इस फार्मा जब लॉन्च हुई थी 2007 में, जब मुश्किल से मुश्किल 4-5 साल के अंदर ही 2011 की बात है, 2011 के अंदर ही क्रिस कैपिटल ने उनको जो है इन्वेस्टमेंट किया था उसके अंदर, मींस 16% शेयर परचेज कर लिया था। जो अभी इन्वेस्टमेंट, हायर इन्वेस्टमेंट किया। कभी कभी क्या करना पड़ता है फ्रेंड, हमें ना कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जिससे बाहर से बड़ा अच्छा दिखे। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स आता है ना, जो अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो वो क्या करता है, ग्रोथ देखता है कंपनी के। तो एरिस फार्मा ने ऐसे बहुत सारे ब्रांड को डेवलप नहीं किया। एरिस फार्मा ने कोर ब्रांड्स को डेवलप किया। कार्डियो डायबिटीज जहां वो स्ट्रांग थे पहले से, उनमें कुछ ब्रांड को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया और डेवलप करने के बाद बाहर ये शो किया कि कंपनी की फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, कंपनी की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उनका जो विज़न था वो ये था कि आने वाले टाइम के अंदर मुझे जो है यहाँ पे कुछ शेयर निकालना है, पब्लिक में लेके जाना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स मुझे बनानी है। तो ये विजन के साथ उन्होंने कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके, एक स्ट्रेटजी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कंपनियों के अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में। कंपनियाँ कई बार ना इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो करती हैं क्योंकि एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें जो है बाहर से नहीं दिखती हैं, ये इंटरनल मैटर होता है कंपनी, क्योंकि बाहर इस चीज को ना ही शो किया जा सकता है ना ही कोई शो करता है। तो अगर आपने किसी भी एक्टिविटीज के थ्रू कुछ भी करके अगर आपने बहुत अच्छा ग्रोथ अचीव कर लिया, तो आपको जब आईपीओ निकालेंगे अपना, उस समय बहुत एडवांटेज मिल जाता है। तो अमित बख्शी क्लियर थे शुरू से ही कि मुझे आगे चल के आईपीओ निकालना, विजन लेके चले थे। 2011 के अंदर ना उनके कंपनी के अंदर जो है क्रिस एंड कैपिटल ने जो है इन्वेस्टमेंट किया, 16% शेयर लिया 2012 के अंदर। उसके बाद जस्ट 2012 के बाद, 2011 में लिया था। 2012 में क्या किया, एरिस ने डायग्नोस्टिक डिवीजन लॉन्च कर दिया। विटामिन D3 डिफिशियंसी के ऊपर कई ब्रांड लेके आए और काफ़ी ज़्यादा था। उसमें विटामिन D का ना बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं था। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या करते हैं हम पेशेंट को ना, अपने कस्टमर को एजुकेट करते हैं कि सेल करने के ना 2 तरीके होते हैं, या फिर नीड जो है मार्केट के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लो और नीड को फुलफिल कर दो। दूसरा तरीका होता है कि आप नीड को क्रिएट कर दो। विटामिन D डिफिशियंसी एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको उन्होंने क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट किया। और अवेयरनेस क्रिएट करने के विटामिन D3 में जो मार्केट था ना, बहुत ही जबरदस्त मार्केट कैप्चर किया एरिस फार्मा ने। ठीक है, 2012 और मैंने जैसे आपके बताया 5-7 साल इन्होंने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी बूम कर गई। बूम करने के बाद 2017 के अंदर कंपनी ने अपना आईपीओ निकाल दिया। ठीक है, आईपीओ निकाल दिया, बीएसई और एनएसई के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। और रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनी ने मोर देन 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इकट्ठा किया। ठीक है, यही विजन था जो शुरुआत में उन्होंने एक्टिविटी किया, लेकिन सबके बस की बात नहीं है इतना
लॉस में जाके इन्वेस्टमेंट करना। मैं लॉस में एग्जैक्टली कैलकुलेशन तो मुझे नहीं मालूम है कितना उस समय इन्होंने लॉस में गए थे, क्या किया था, बट हाँ एरिस फार्मा का नाम उस समय थोड़ा सा खराब हुआ था डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके कि इस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन उसके बाद 2015 के आसपास कंपनी ने ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में ले लिया, क्योंकि अब ब्रांडिंग हो चुकी थी। हर एक कस्टमर, हर एक बड़ा कंसल्टेंट, हर एक डॉक्टर एरिस फार्मा को बहुत अच्छी तरीके से जान चुका था। और तब तक एरिस फार्मा ने बहुत सारे डिवीजन भी फार्मा के अंदर लॉन्च कर चुके थे, जिसकी वजह से हर एक सेगमेंट को कैटर कर लिया था। अगर कुछ डिवीजन की मैं बात करूं एरिस फार्मा, तो फ्रेंड एरिस फार्मा का जो डिवीजन है, उन्होंने 2008 में तो एरिस जो अपनी मेन डिवीजन थी फार्मा वही लॉन्च किया। 2009 के अंदर निकोस लॉन्च किया, 2010 के अंदर एजूरा डिवीजन लॉन्च किया है। मींस एवरी ईयर एरिस ने एक डिवीजन लॉन्च किया। सक्सेस की कहानी आप समझ सकते हैं, हर एक साल एक डिवीजन। 2015 में एरिस इन्होंने लॉन्च किया है, ये जब ना एरिस 2 लॉन्च किया है, और 2014 में विक्टस लॉन्च किया, 2013 के अंदर स्पायरा, 2012 में जो है मोन्टाना, 2017 में फाइलेक्स डिवीजन, 2018 में इटन्ना, 2018 में एल्टीजा भी लॉन्च किया, 2019 के अंदर एआरटी, 2019 के अंदर न्यूट्रीवर्सा, 2019 के अंदर ऑन कॉन्सियस डिवीजन, 2019 के अंदर एल्यूरा और 2019 के अंदर एस्पायर। मतलब 2019 के अंदर मेजर लॉन्चेज है कंपनी की अगर बात किया जाए तो, ठीक है। तो कंपनी ने इतने सारे डिवीजन लॉन्च करके हर एक साल लगभग डिवीजन लॉन्च किया है। और अगर कंपनी की मैं एरिस फार्मा की रैंकिंग की बात करूँ ना, आप इससे समझ सकते हैं सक्सेस स्टोरी कितनी ज़बरदस्त है। अगर मैं ओवरऑल कंपनी की रैंकिंग पे चला जाऊं कि कंपनी ने कैसे ग्रो किया, अगर उसकी मैं बात करूं, 2007 में कंपनी लॉन्च हुई, तब जो है 200 लिस्ट के बाहर थी। 2008 के अंदर ही 123 नंबर पे आ गई, ठीक है, 123वें पावदान पे कंपनी आ गई। 2010 के अंदर कंपनी का जो ग्रोथ था वो 65 नंबर पे आ चुका था। इतना तेजी के साथ एरिस फार्मा ग्रोथ कर रही है। इसी रीजन की वजह से उसमें जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया कि बाहर की कंपनियां एरिस फार्मा के अंदर इंटरेस्टेड होने लगी शेयर लेने के लिए, इसका बहुत बड़ा रीजन यही था। 2012 के अंदर, 2010 में 65 नंबर पे, 2012 के अंदर 33 नंबर पे पहुंच गई, और 2017 के अंदर 29वें नंबर पे कंपनी पहुंच गई। सी द मैजिक। जब मैंने आपको शुरू में बताया कि फार्मा के अंदर एक कहावत थी कि यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज लॉन्च करती हैं, तो अमित बख्शी जो है इसके फाउंडर है, उनका क्या कहना था, सर ये तो फ़र्क है ओल्ड एंड न्यू में, कि ओल्ड जनरेशन क्या सोचती है और न्यू जनरेशन क्या सोचती है। सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना आगे तक जाएंगे, ठीक है। और उनकी जैसा उन्होंने बोला वैसे बिल्कुल आज 2020 के अंदर कंपनी जो है 22वें पावदान पे है, मींस टॉप 25 कंपनी के अंदर आती है। और अगर मैं क्रोनिक सेगमेंट की बात करूं, कार्डियो डायबिटिक डिवीजन की बात करूं, तो टॉप 20 के अंदर कंपनी आती है। और कंपनी ने न्यूरोसाइकेट्रिक डिवीजन भी लॉन्च किया। अगर कंपनी के आप टॉप ब्रांड की बात करो तो इसमें ग्लिमिसेब, एरिटेल जो कि टॉप सेलिंग ब्रांड कंपनी के हैं, रीनर्वर, रेबोनिक, वलगट, ओल्मिन, ये सब कंपनी के टॉप सेलिंग ब्रांड हैं जो कि क्रोनिक सेगमेंट में कंपनी को लीड करते हैं। यहाँ पे कंपनी के टॉप 10 ब्रांड्स जो ऐसे हैं, 76% बिजनेस ओनली 10 ब्रांड्स लेके आते हैं। इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है। कई बार मुझसे जो लोग कंसल्टेशन लेते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आप कुछ ब्रांड ऐसे डेवलप कर ले जाइए जो आपके कंपनी का खर्चा निकाल ले जाए। यहाँ पे आप देखिए एरिस इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद सिर्फ 10 ब्रांड्स ऐसे हैं जो 76% कंपनी का टर्नओवर करते हैं। अगर इसके कुछ और जर्नी की बात करें एरिस फार्मा की, तो एरिस फार्मा ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टैबलेट में ही कंपनी ने लॉन्च किया। कंपनी ने अपने जो है डायग्नोस्टिक टूल्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि टेम्परेचर नापने की मशीन भी एरिस फार्मा का आता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट भी आता है, इसके बाद नेबुलाइजर भी आता है, ठीक है। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसको भी लॉन्च किया। प्रेगनेंसी किट भी इन्होंने लॉन्च किया। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लॉन्च किया। अगर एरिस फार्मा के एक्विजिशन की बात करें कि एरिस फार्मा ने एक्विजिशन किया, एरिस फार्मा ने 4 बड़े एक्विजिशन किए हैं, ठीक है, 4 बड़े एक्विजिशन किए हैं। कुछ एक्विजिशन के मैं नाम बताता हूँ। सबसे बड़ा जो एक्विजिशन एरिस फार्मा ने किया था वो था स्ट्राइड सासून का टेक ओवर जो किया था। 500 करोड़ के अंदर समझिए कि सासून का पूरा इंडियन जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको परचेज किया था। अगर मैं ईयर वाइज कुछ
एरिस फार्मा की कुछ खास बातें आपको जो हाइलाइट्स रहे एरिस फार्मा को उसको मैं बता दूं। 2011 के अंदर मैंने आपको बताया कि क्रिस कैपिटल ने इसके अंदर 16% शेयर परचेज किया था। ईयर वाइज हम चलते हैं, जिस तरह एरिस फार्मा ने चीज़ों को एक्वायर किया, जिस तरह से रेपुटेशन गेन किया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2013 के अंदर एरिस फार्मा को अवार्ड मिला था फ्रॉस्ट एंड सर्विलेंस के द्वारा सबसे बेस्ट कम्पिटिटिव लीडरशिप का अवार्ड, ठीक है। और उसका रीजन सिर्फ है अमित बख्शी, जो इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके अपने लीडरशिप को शो किया था फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। एरिस को बिजनेस टुडे एंड यस बैंक ने अवार्ड दिया था, क्यों? हाईएस्ट ग्रोथ की वजह से दिया था। और हाईएस्ट ग्रोथ क्यों आई, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया। इसके बाद अर्न्स्ट एंड यंग अवार्ड मिला था मिस्टर अमित बख्शी को। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था 2013 के अंदर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तब एरिस फार्मा मार्केट के अंदर बिल्कुल छा चुकी थी। ये तब की कहानी है। इसके बाद एरिस फार्मा ने 40 ट्रेडमार्क अमय फार्मा के साथ एक्वायर किया था। अमय फार्मा उनसे 40 ट्रेडमार्क इन्होंने एक्वायर किए हुए थे, ठीक है। इसके बाद काइंडेक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया था एरिस फार्मा ने 2016 के अंदर। 2017 में द बेस्ट एशियन हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड से नवाजा गया था एरिस फार्मा को, राइट। इसके बाद 12.3 में लगभग 12.3 करोड़ के अंदर इन्होंने यूटीएच हेल्थ केयर को 12.85 करोड़ रुपीस में यूटीएच हेल्थ केयर, जो कि पुणे की कंपनी है, बेसिकली ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट स्पेशली जो बेस्ड थे वो डायबिटिक के थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि अगर इस कंपनी को एक्वायर कर लिया जाए तो क्या होगा कि हमारा डायबिटिक सेगमेंट न्यूट्रास्यूटिकल की वजह से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यूटीएच हेल्थ केयर को उन्होंने एक्वायर कर लिया। 2017 के अंदर इन्होंने बेंगलोर की जो बेस्ट कंपनी है स्टैट सासुन, सबसे बड़ा एक्विजिशन है 500 करोड़ के अंदर, उसको किया, एक्वायर किया। 2019 के अंदर एरिस फार्मा ने कोलैबोरेट किया था इंडिया मेट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इंडिया जो मेट्रॉनिक कंपनी है, ये बेसिकली क्या करती है, वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है। क्योंकि एरिस फार्मा का स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो कार्डियो डायबिटिक डिवीजन है, डायबिटिक सेगमेंट है, क्रोनिक सेगमेंट है। बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने मेट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया। इससे एडवांटेज ये मिला कि उनको जो स्मार्ट या बोलो कि AI बेस्ड या एडवांस मशीनरी है वो मिल जाएगी। इसके साथ इन्होंने AI के लिए एक और अपना एक्विजिशन किया है 2019 के अंदर, जहाँ पे यहाँ कोविड के सारा प्रॉब्लम चल रहा था। 2020 के अंदर जस्ट एक साल पहले एरिस फार्मा बिल्कुल छाई पड़ी थी और बहुत सारे एक्विजिशन किए हैं आफ्टर IPO। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2017 में जैसे ही IPO निकाला था, जो भी पैसा कमाया, जो भी शेयर से पैसा आया, उसका पूरा यूज किया एरिस फार्मा ने। 2019 के अंदर जब AI सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है और आने वाले टाइम के अंदर फ्रेंड AI सिस्टम शायद हमें बहुत ही एडवांस रूप में देखने को मिलेगा, तब एरिस फार्मा ने पार्टनरशिप किया प्लेक्सस MD के साथ। प्लेक्सस MD क्या है कि ये AI के ऊपर टोटली काम करती है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले में कभी मैं एक केस स्टडी लेके आऊँगा, आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम के अंदर ना, ये फार्मा जो मार्केटिंग सिस्टम है, फार्मा का जो सिस्टम है, इसको पूरी तरीके का बदल के रख देगा, ठीक है। इतनी सरप्राइजिंग चीज़ें हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसके बाद इंडियन हार्ट स्टडी कमीशन किया था एरिस फार्मा ने, इसको कमीशन किया। और इसके बाद एक बहुत बड़ा एक्विजिशन हुआ कार्डियक सेगमेंट के अंदर ही, जोमेलिस ब्रांड का, जो टाइप 2 डायबिटिक ट्रीटमेंट के लिए जोमेलिस ब्रांड होता है, नोवर्टिस जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसका 92 करोड़ रुपीस में जो है ये ब्रांड को ले लिया था इन्होंने एरिस फार्मा ने, ये भी 2019 के अंदर। तो 2019 जो रहा एरिस फार्मा के लिए बहुत ही जबरदस्त ईयर रहा, जहां बहुत सारे एक्विजिशन हुए, बहुत सारे कोलैबोरेशन हुए। तो एरिस फार्मा ने इस तरीके से फ्रेंड आप समझ सकते हैं कितनी तेजी के साथ कंपनी ने ग्रो किया हुआ है, ठीक है। तो ये थी एरिस फार्मा की सक्सेस स्टोरी। यहां पे एक लर्निंग मैं आपको देने वाला हूं। एरिस फार्मा की ये सारी चीज़ें सक्सेस स्टोरी मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था, कुछ की पॉइंट यहाँ से हमें लर्निंग लेनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ये स्टोरी आप लोगों को सुनाई और आप लोगों से कमिटेड था मैं कि ये स्टोरी मैं आप लोगों को लेके आऊँगा। देखिए एरिस फार्मा ना
शुरू में जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल बम्बार्डमेंट कर दिया था आते ही। ऐसे ही इनसे लर्निंग क्या मिलती है कि अगर आपके अंदर एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी के अंदर पोटेंशियल है, या आप न्यू कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं और एक चीज़ को पकड़ कर काम करते हैं, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट। दूसरा, आपको अपनी स्ट्रेटजी और अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तीसरी लर्निंग यहाँ से ये मिलती है, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कार्डियक डायबिटीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी रखी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज मैंने बताया कि सिर्फ 10 ब्रांड्स ऐसे हैं जो पूरी कंपनी को लीड कर रहे हैं। 10 ब्रांड 76% शेयर देते हैं एरिस फार्मा के अंदर। इसका मतलब यही हुआ कि उनके जो ब्रांड है ना, उन्होंने ब्रांड लीडर बनाया एक्चुअली ब्रांड के मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से वो पूरे कंपनी को ही रन करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सी लर्निंग मिलती है, चौथी या पांचवी लर्निंग है कि हमारा जो विज़न होना चाहिए ना, जब भी हम कोई काम करने चाहिए, हमारा विजन ना लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर हमारा विज़न है तो हम स्टेप्स को डिजाइन कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। जैसा कि एरिस फार्मा में क्या हुआ, इन्होंने क्यों बम्बार्डमेंट किया, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट किया, रीजन ये था इसको पब्लिक लिमिटेड बनाना था, शेयर को बेचना था, पब्लिक के पैसे को लाना था अपनी कंपनी के अंदर ताकि कंपनी को बढ़ाया जा सके। 2017 में आईपीओ निकालने के बाद 2019 के अंदर मैंने बताया आपको कि कितने ढेर सारे एक्विजिशन कंपनी ने किए और कितना ढेर सारा एक्वायरमेंट किया। 2017 से लेकर 2019 के बीच में कंपनी की जो ग्रोथ है सबसे हाईएस्ट रही है। और तो और मैं बता दूं, अगर पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर टारगेट सेल की मैं बात करूं, सन फार्मा के बाद दूसरा नंबर एरिस का आता है सेल के, मतलब 4.5 का पीसीपीएम है कंपनी का। मींस एरिस फार्मा का हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 4.5 लाख रुपीस का सेल करता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो यस थी एरिस फार्मा की सक्सेस स्टोरी और उससे लर्निंग। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, स्टोरी इंस्पिरेशनल लगी होगी, कुछ मोटिवेशन यहां से मिला होगा, कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसे कोई कंपनी बड़ी हो जाती है, कैसे स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, और कौन सी कंपनी के ऊपर आप मुझसे स्टोरी जानना चाहते हो, सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हो, कैसे क्या किया, कैसे एक्टिविटीज़ की, कैसे लॉन्च हुई, कैसे क्या हुई, उसके बारे में कमेंट करिए। जिस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रेंड लाइक रहेंगे उसी कंपनी के ऊपर मैं जो है सक्सेस स्टोरी या पूरी उसकी इंटायर जर्नी लेके आऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक